हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं पार्टनरशिप में लास्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। किस तरीके से फर्म का डिसोल्यूशन होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। शुरू करें आज की क्लास। चलो बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर या पार्टनरशिप के सारे पार्टनर ये डिसाइड कर लें कि अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बिजनेस हम चला रहे हैं ये बिजनेस हमें बंद करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। ऑल द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप और वन पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप, वो डिपेंड करता है, डिसाइडेड to dissolve the partnership firm. It means discontinue the business of the firm. That is called the dissolution of firm. इसका मतलब इसके बाद इस नाम से इस पार्टनरशिप में अब कोई दूसरा बिजनेस नहीं होगा और बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बिजनेस नहीं करेंगे ये लोग। यहां पर जो बिजनेस करते थे पहले वो बिजनेस अब क्या करेंगे, ये बंद कर देंगे। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो हमने पार्टनरशिप को बनाया, फॉर्म किया, उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन किए, एडमिशन किया पार्टनर का, रिटायरमेंट हुआ पार्टनर का, पार्टनर की डेथ भी हुई, उसमें हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन नाउ बिजनेस विल बी डिसकंटिन्यूड। अब बिजनेस बंद हो जाएगा, अब कोई अफेयर बिजनेस के नहीं रहेंगे। यहां पर इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन। हम ये देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से पार्टनरशिप मींस सिचुएशन, कंडीशन कौन कौन सी है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में टेक प्लेस इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से रीजंस है, क्या क्या वजह है जिससे पार्टनरशिप फर्म कम्स टू द एंड, मतलब बंद हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है। कौन कौन से रास्ते हैं उसके। द फर्स्ट वन इज गिवन देयर, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अ फर्म इज डिसॉल्व्ड। पार्टनर्स ने एग्रीमेंट कर लिया। किसका एग्रीमेंट? विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सारे पार्टनर ने मिलकर, जितने पार्टनर थे हमारे पास यहाँ पर, सारे पार्टनर डिसाइड कर लिया कि चलो हम कल से बिजनेस बंद करते, थक गए अब ना, अब हम बिजनेस को एंड अप में चले जाते हैं, राउंड अप कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी बेटा, आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। आफ्टर दैट देयर इज अ गिवन, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इट मीन्स उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम बंद करेंगे इसको, या उनने बोला था कि 5 साल 4 साल चलाएंगे, तो बंद हो गया बेटा, टाइम आ गया और खत्म हो गया। एग्रीमेंट की वजह से बंद करना पड़ रहा बिजनेस को उनको। सेकंड रीजन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इट डिसॉल्व्ड कंपल्सरी इन द फॉलोइंग केसेस। एग्रीमेंट नहीं है बंद करने का, फिर भी आपको कंपल्सरली उसको बंद करना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड दैट, द फर्स्ट रीजन इज व्हेन ऑल पार्टनर बट or all but one partner become insolvent. When all the partners or all but one partner become insolvent. एक पार्टनर को छोड़कर या सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। जब इंसॉल्वेंस हो गए तो पार्टनरशिप डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर। जब पार्टनर नहीं बन सकता तो पार्टनरशिप चलाया कैसे वो। इंसॉल्वेंट हो गया सारे पार्टनर या फिर एक पार्टनर को छोड़कर बचे हुए सारे पार्टनर, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करनी पड़ेगी, वो डिसॉल्व करना पड़ेगी। अनदर वन इज गिवन देयर, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल। जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं अभी वो हमारे यहाँ पर इलीगल हो गया किसी रीजन से। कोई रीजन था, मान लो कि हमारा बिजनेस बिहार में है और बिहारी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आज से हम वाइन शॉप चला रहे हैं, मान लेते हैं, और आज से वाइन शॉप हमारे यहाँ बैंड, फैक्ट्री नहीं चलेगी हमारे यहाँ पर। तो जो पार्टनरशिप थी, नाउ इट्स बिकमिंग इलीगल। बिजनेस जो था वो क्या बन गया, हमारा इलीगल बन गया। तो वी हैव टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरली। आफ्टर दैट, व्हेन सम इवेंट्स हैज टेकन प्लेस which make it unlawful for the partner to carry on the business of the firm in partnership. कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से हमें पार्टनरशिप में बिजनेस कैरी करना अनलॉफुल हो जाता है। किसी पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया हो, या जैसा फॉर एग्जांपल कि हमारा कोई पार्टनर फॉरेन से था, जिस कंट्री से था उससे हमारा ऑफिशियली वॉर हो गया,
नाउ इट्स बिकम अनलॉफुल, क्योंकि एनिमी कंट्री, एलियन कंट्री जो होती है उनसे हम कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते फॉर पीरियड के टाइम पर। सो कंपल्सरी डिसोल्यूशन मुझे करना पड़ेगा। सो ये रीजन है। अगला कोई रीजन देखें हम, on the happening of certain contingency subject to contract between the partners, a firm is dissolved. Certain contingency like if constituted for a fixed term by the expiry of that term, बनाया गया था 3 साल के लिए, 3 साल आ गए, खत्म हो गया, मतलब एक सर्टन इवेंट हो गया, कंटिजेंसी आ गई, कोई रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर हैपनिंग हो गई पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन देयर, कंसीडर्ड फॉर द फिक्स्ड टर्म, एक टर्म के लिए। सपोज दैट कि आपने 3 साल के लिए बनाया, 3 इयर्स के लिए, 3 साल पूरे हो गए, पार्टनरशिप नाउ बिकम हैव टू डिसॉल्व, यू हैव टू then if reconstituted to carry but out one or more venture by the completion thereof, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था एक वेंचर को बनाने के लिए या एक्स्ट्रा वेंचर को बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए किया था, ब्रिज बनाने के लिए किया था, पार्टनरशिप बनाया था, ब्रिज बन गया, बिल्डिंग बन गई, नाउ पार्टनरशिप कम्स टू एंड। अभी क्या हो जाएगी बेटा, वो खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप को हम बंद करेंगे बाय डेथ ऑफ द पार्टनर्स। 2 पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, जो पार्टनर मिल नहीं रहा है, तो एक पार्टनर तो पार्टनरशिप में रह नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा बाय द जुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। अभी बताया था मैंने आपको, इंसॉल्वेंट हो गया, और इंसॉल्वेंट पार्टनर जब हुआ तो कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं अब इसको बंद करना पड़ेगा आपको, वो भी एक रीजन हो सकता है इंसॉल्वेंसी की वजह से। ये एक कंटिजेंसी, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, क्या करें। देन डिसोल्यूशन बाय नोटिस, समटाइम पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, एट विल का मतलब होता है ऐसी पार्टनरशिप जो इच्छा से बनाई गई, एग्रीमेंट नहीं है, ऐसे मतलब उन्होंने पार्टनरशिप ठीक है बना लेते हैं। The firm may be dissolved if any one of the partner gives a notice in writing to other partners, signify his intention of seeking resolution of firm। वो चाहता है कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए, एट विल पार्टनरशिप है इसलिए, और उसने प्रॉपर नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद तो आपको पार्टनरशिप फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। द लास्ट रीजन, the important reason is dissolution by court. Sometimes court interfere in the dissolution, कोर्ट खुद मना करती है, नहीं ये पार्टनरशिप बम बंद होनी चाहिए। क्यों फर्म बंद होनी चाहिए, उसका रीजन दे रखा है। व्हेन अ पार्टनर बिकम इंसेंट मींस उसके मेंटली वो क्या हो गया, बड़ा डिस्टर्ब हो गया। देन व्हेन पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, इसका मतलब जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया था वो काम वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी जो ड्यूटीज थी उसकी जो परफॉर्मेंस था उसको कर नहीं पा रहा है, देन कोर्ट आपको कंपल्सरी डिसॉल्व करने का बोला। व्हेन पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट व्हिच इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। वन ऑफ द सीरीज ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार आर्या, हेलो, अच्छी मूवी है, क्राइम बेस्ड मूवी है, लेकिन उसमें 3 पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर कुछ गलत काम करता है, वो एक क्राइम वर्क करता है, तो बेस लेता है पार्टनरशिप फर्म का, इसलिए पूरी पार्टनरशिप फर्म क्या जाती है बेटा, उनकी डिसॉल्व करना पड़ती है, कोर्ट उसको बंद कर देता है, क्योंकि वो उनने क्या किया है, कुछ मिसकंडक्ट किया है एक पार्टनर ने। व्हेन अ पार्टनर प्रेजेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अग्रीमेंट तोड़ रहा है, रेशो बांट नहीं रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा दे रहा है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, बहुत ब्रिज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो फिर करना ही पड़ेगा बेटा बाकी पार्टनर की बोलने पर। व्हेन पार्टनर हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, जनरली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अपने इंटरेस्ट को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, पर इसने कर दिया, इसने बोल दिया कि मेरा बेटा आज से पार्टनर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है पार्टनरशिप फर्म में। अगर बेटा आना है तो एडमिशन होगा उसका और तेरा रिटायरमेंट होगा, सब पॉसिबल है, लेकिन इसने ऐसे बोल दिया, तब जाकर कोर्ट बोलेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको इसको बंद करना पड़ेगा। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन एक्सेप्टेड लॉस, मतलब लॉस ही लॉस हो रहा है, देन यू हैव टू डिसॉल्व इट। कोर्ट बोलता है कि स्टेक होल्डर का लॉस हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है, स्टेक होल्डर का भी हो रहा है तुम्हारे साथ साथ, तो इसलिए तुमको बंद करना पड़ेगा इसको। लास्ट वन,
when on a ground the court regard dissolution of the firm is just and equitable, justifiable है, मतलब डिसोल्यूशन करना सही रहेगा ताकि स्टेक होल्डर्स या बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके बेनिफिट में है ये, तो फिर कोर्ट इसको डिसोल्व कर देती है। These are the reasons behind the dissolution of partnership. इतने सारे रीजन है पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन, ये रास्ते हैं आपके पास, इन सब वजह से आपका पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाता है, डिसोल्व होता है। ओके, नेक्स्ट देखें हम। अब ध्यान रखना यहां पर दो चीज है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म अलग है और ये पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन अलग है। यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको बेटा, हियर इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप डिसोल्व हो रही है, एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इन द एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डिसोल्व हो रही है। यहां क्या हो रहा है, एग्रीमेंट चेंज आने होने की वजह से पार्टनरशिप डिसोल्व होगी, उनके बीच का एग्रीमेंट चेंज हो गया, मतलब पार्टनरशिप में चेंजेस आए, पार्टनरशिप उनके बीच का एग्रीमेंट चेंज हुआ, पार्टनर वही है, बिजनेस वही है, लेकिन यहां डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरा का पूरा बिजनेस बंद होता है, यहां पर पूरा बिजनेस बंद होगा, यहां बिजनेस बंद नहीं हो रहा, यहां बिजनेस चलता रहता। यहां हम असेट्स और लाइबिलिटीज के रेवोल्यूशन करते हैं, रिवैल्यूड करते हैं उनको, बस मार्केट वैल्यू पर लेकर आते हैं उनको, और यहां असेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइज किया जाएगा, मतलब बेच दिया जाएगा, क्योंकि असेट लाइबिलिटी का मतलब असेट का पेमेंट कर दिया जाए, बेच दिया जाएगा, और लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाएगा। बिजनेस तो बंद हो रहा है ना, करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर एंड नहीं होती है पार्टनरशिप में, एंड हियर इट इज, इट्स कम्स टू द एंड, नाउ बिजनेस विल बी डिसकंटिन्यू, बिजनेस चालू नहीं रहेगा और यहाँ बिजनेस चालू रहता है। डिफरेंस है, डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में डिफरेंस है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब एग्रीमेंट चेंज होना, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट में चेंजेस आना, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाना। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन से पार्टनरशिप अपने आप डिसोल्व हो जाएगी। ठीक है, so this is the difference between the dissolution of firm and dissolution of partnership between the partners. Okay, next सेटलमेंट देखें हम। यहां पर किस तरीके से जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो कैसे सेटलमेंट किया जाएगा। सेक्शन 48 ने बोला है हमें पार्टनरशिप एक्ट के कि आपको सेटलमेंट कैसे करना है, मैं बताता हूं। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेल बी पेड। अगर लॉस हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, मेन रीजन तो बंद करने का यही होता है बेटा, ड्यू टू लॉस पार्टनर डिसाइड टू डिसोल्व द फर्म, मेन सबसे बड़ा रीजन ही होता है। वो रेयर क्या होता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस इलीगल हो गया, बहुत सारे केस, लेकिन लॉसेस का मेन रीजन होता है। तो लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें, तो सबसे पहले लॉसेस दिए जाएंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से लॉसेस को माइनस करो। अगर प्रॉफिट कम पड़ गया देन यू हैव टू पे आउट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, आपको पार्टनर्स की कैपिटल से पे करना है। अगर प्रॉफिट कम पड़ जाता है तब तक नहीं। उसके बाद अगर कैपिटल भी कम पड़ गई, लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, घर से लेकर आएंगे अपने रेशो, इफ इट इज नेसेसरी देन। समटाइम
इट्स नॉट नेसेसरी, बट समटाइम हो जाता है कि लॉस बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तो प्रॉफिट भी कम पड़ रहा है, कैपिटल भी कम पड़ रही है, देन इंडिविजुअल की हमने पढ़ा है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स is unlimited. They have to pay from their personal assets of the firm's obligation. फर्म के ऑब्लिगेशन उनको देने पड़ेंगे, कहां से? अपने पर्सनल असेट से। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आता है, सबसे लास्ट। प्रॉफिट में से दो, कैपिटल में से दो, उसके बाद भी कम पड़ रहा है, देन यू हैव टू पे फ्रॉम देयर पर्सनल असेट्स इन देयर कैपिटल, सॉरी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन application of assets of the firm including any sum contributed by the partners to make up deficiencies of capital shall be applied in the following manner. असेट्स को बेचने के बाद और अगर डेफिशिएंसी का बियर करने के बाद जो पैसा आ रहा है, मतलब पैसा जो आपके पास आ रहा है, पैसे का अप्लाई किसे करेंगे? सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे? तो फर्स्ट पे डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टीज है लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, दीज आर द एग्जांपल्स। इन सबका पहले पेमेंट किया जाएगा, सबसे पहले इनका पेमेंट करना है आप थर्ड पार्टीज का। आपने असेट्स बेची, पैसा कमाया, उसके बाद जो पैसा आया उस पैसे से आपको सबसे पहले बाहर वाले बंदे को पेमेंट करना है। पैसा अगर बच जाता है, इन पेइंग ईच पार्टनर्स प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम और टू द फर्म फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो थर्ड पार्टी बाहर वाले बंदे को पे कर दो, उसके बाद उसका लोन का पेमेंट करो। In paying each partner proportionately what is due to him or her from the firm for advances is distinguished from the capital. कैपिटल को छोड़कर उसने कुछ अमाउंट अगर लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया है, तो पहले थर्ड पार्टी के बाद सेकंड नंबर उसका आएगा, फिर अगर बच रहा है तो उनको उनकी प्रोपोर्शनेटली कैपिटल में पेमेंट कर दो, मतलब रेशो में बांट दो, प्रॉफिट बच रहा है तो। उसके बाद इफ द residue if any shall be divided among the partners in their profit sharing ratio. क्या लिखा है? paying each partner proportionately what is due to him on account of capital, and फिर भी बच रहा है तो फिर उनको बांट देंगे उसको। सो दिस इज द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ थिंग्स। मतलब इस तरीके से आप जो एसेट्स को बेचोगे तो पेमेंट इस तरीके से करेंगे हम, उसके बाद बच रहा है तो पार्टनर लेकर जाएंगे। ये सेक्शन 48 बोलता है हमें सेटलमेंट अकाउंट का। सेक्शन 48 ने हमें बताया है कि ये इस तरीके स्टेटमेंट करना है आपको। ठीक है, आगे देखें हम प्राइवेट डेट एंड फर्म्स डेट। ये थोड़ा डिस्कस करने वाला पॉइंट है। वेयर बोथ द डेट्स ऑफ द फर्म्स एंड प्राइवेट डेट्स ऑफ द फर्म्स coexist, the following rules as stand in section 49 of the act shall apply। 49 ने क्या बोला है पढ़ते हैं, छोरली जो उसने बोला है पढ़ते हैं अपन। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be applied first in the payment of date of the, definitely प्रॉपर्टी फर्म की है, बिजनेस का पैसा है, तो पहले किसका पेमेंट करेंगे? फर्म की डेट का। एंड देन द सरप्लस इफ एनी shall be divided among the partners as per their ratio claim means which can be utilized for payment of their private liabilities। वो उसकी मर्जी वो करे। उसके बाद देन the private property of any partner shall be applied first in payment of his private debts। पहले उसके प्राइवेट डेट्स का पेमेंट करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा प्राइवेट डेट है कि नहीं। एंड द सरप्लस इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट इन केस द फर्म्स लायबिलिटीज एक्सीड्स द फर्म्स असेट्स। It may be noted that the private property of the partner does not include the personal properties of his wife and children। Does not include properties of his wife and children। मतलब उसकी वाइफ के नाम पे कुछ कर रखा है, उसके चिल्ड्रन के नाम पे कुछ कर रखा है, तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। Thus, if the assets of the firm are not adequate enough to pay off the firm's liabilities, the partner have to contribute out of their net private assets। इसका मतलब प्राइवेट असेट्स में से क्या माइनस कर देगा? वो प्राइवेट लाइबिलिटीज। उसके बाद जो बचेगा वो कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा वो? सर ऐसे तो फिर कोई भी नहीं बताएगा अपने पास कितना, सब अपने आप को इंसॉल्वेंट ही बताएंगे। अब अगर वो प्राइवेट लाइबिलिटी ज्यादा हो गई तो पार्टनर थोड़ा रहेगा बेटा, क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन ज्यादा है, एसेट्स का मतलब वो इंसॉल्वेंट है।
वही प्रूफ हो रहा है। तो वो पार्टनर ही नहीं बन पाएगा, वो उसके फिर रूल्स ब्रेक कर रहा है इनिशियल से। इसलिए ये कंडीशंस हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके से सेटलमेंट करना पड़ेगा आपको। नेट लाइबिलिटी, नेट जो उसका अमाउंट है वो यूज करना है अपने, उसका खुद का घर का खर्चा का पेमेंट कर दे, उसके बाद जो बच रहा है तब आपको यूज करना है उसकी असेट्स फॉर द फर्म्स डेट। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पोर्शन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इन द पार्टनरशिप। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।